नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस जोश के साथ मैं बोल रहा हूं उसी जोश के साथ आपको तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड की नैया पार अब की बार लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सेकंड ग्रेड की सीट निकालनी है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आया है कि सर, हमने रीट का पेपर दिया है और उसके बाद में जो अब हमारे पास में समय बच रहा है, क्या हम उसमें सेकंड ग्रेड का सिलेबस कवर कर पाएंगे? क्या हम सेकंड ग्रेड की तैयारी पूर्ण कर पाएंगे जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? दोस्तों, मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। अगर आप एक्टिव हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड स्मार्ट स्टडी। उसमें मैंने 7 वीडियो में ये बताया है कि आप कम समय में अधिकतम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे मेरा यही सुझाव है कि बिल्कुल जो आपके पास में अब समय बच रहा है, उस समय के अंदर आप पूर्ण तैयारी कर सकते हैं सेकंड ग्रेड की। अगर चाहे तो सीट निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यही होगी कि जो मैंने स्मार्ट स्टडी नाम से 7 वीडियो बनाए हैं और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं और जो मैंने मेरे ऊपर अप्लाई किए थे, वही चीज़ें मैं आपको उन वीडियो में मैंने बताई है। उन वीडियोज़ को आप जाके ज़रूर देखें मेरे चैनल पर। तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि नहीं, कि ये चीज़ें अगर हम भी करेंगे तो निश्चित रूप से 4 महीने का जो जो भी समय आपके पास बच रहा है, दिसंबर है ना, दिसंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो जो समय बच रहा है उसमें मैं कहता हूँ कि 100% आप तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर, हम रीट की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। दोस्तों, कहने वाले 100 लोग मिल जाएंगे, सलाहकार की कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन आप सुनो सबकी, करो मन की, है ना। जो आपका दिल कहता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं इस चीज़ में, मुझे सेकंड ग्रेड में इंटरेस्ट है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस मैं कवर कर पाऊँगा, सेकंड ग्रेड को मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा बजाय रीट के, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। और अगर आपका दिल और दिमाग अगर ये कहता है कि नहीं, मैं रीट का मेन एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा, तो आप रीट की तैयारी कीजिए। कट ऑफ कितनी जाती है, सीटें कितनी हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सेकंड ग्रेड की सीट भी निकाल लेंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप रीट की सीट भी निकाल लेंगे। डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, आपकी हार्ड वर्किंग पर, आपकी स्मार्ट वर्किंग पर, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए दूसरों की सुने जरूर, सलाह जरूर ले, लेकिन जो आपका दिल और दिमाग कहता है करे, वही डिसीजन आपको लेना है और आप ही उस काम को अंजाम देंगे। इसीलिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप डिसीजन ले, स्वयं डिसीजन ले। अंदर से क्या आवाज़ आ रही है कि मैं कौन सा एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए, किस में मुझे कॉन्फिडेंस आता है, किस में लगता है कि मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ, उसी एग्ज़ाम को दीजिए और एक पॉजिटिव वे में रह के दीजिए। और जितना आप अपना 100% जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। भविष्य में आगे जाकर परिणाम कुछ भी आए, लेकिन आपके मन में कोई कसक नहीं रहे। इसीलिए मेरा सुझाव यही है कि आप तैयारी में कोई कमी मत रखिए, है ना। बाकी देखो, आपको पता ही है कि अपना काम कर्म करना है, फल जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से अगर अच्छा बोओगे, अच्छा कर्म करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे तो फल भी अच्छा ही आएगा। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहेंगे, फिर भी मैंने कहा कि आपका दिल और दिमाग जो कहता है वो करिए, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय मानना चाहेंगे, अगर राय जानना चाहेंगे, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप सेकंड ग्रेड कर सको तो सेकंड ग्रेड की करिए। मेरा अनुभव यही कहता है कि रीट के मुकाबले सेकंड ग्रेड ईजी है। तो इसी के साथ में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, सर हम इतने कम समय में, बिल्कुल कम समय नहीं है, समय इनफ है।
बस कमी है आपकी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम रिवीजन करते तो हम पढ़ाई करते तो भूल जाते हैं। प्रॉपर तरीके से एकाग्रचित होके आप तैयारी कीजिए और प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए, है ना। अच्छा मैटर पढ़िए, पेपर का एनालिसिस करिए। मैं कहता हूँ कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, और होगा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर जीके कंप्लीट करंट को छोड़कर और सेकंड पेपर एसएसटी के नोट्स अपने पास उपलब्ध है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप मंगवाना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे संपर्क करें, प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट मेरे से जिसने भी कोर्स ख़रीदा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है और उनका फ़ायदा भी मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके सिलेबस में एसएसटी के विद्यार्थी हैं, जिनके इकोनॉमिक सब्जेक्ट में है एसएसटी के विद्यार्थियों के, उनके एक नया टॉपिक जुड़ा है उपभोग फलन। इससे पहले भी मैंने जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ शेयर की है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये टॉपिक भी मैंने डाला है, डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, और इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उपभोग फलन जो है मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का को खरीदते हैं उसे उपभोग कहा जाता है। यानी पहले तो आपको उपभोग समझना पड़ेगा, यानी जिन वस्तुओं और सेवाओं को हम खरीदते हैं जो हमारी ज़रूरत के लिए, आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है ना, तो उसको तुम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारा उपभोग हमारी आय पर निर्भर करता है, अर्थात हमारी आय अधिक होगी तो उपभोग व्यय भी अधिक होगा, यदि हमारी आय कम होगी तो उपभोग व्यय भी कम होगा। सरल शब्दों में अगर कहा जाए, है ना, अगर सरल शब्दों में हम बात करें तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारा उपभोग व्यय भी तुलनात्मक रूप से बढ़ता है, और जैसे जैसे हमारी आय घटती है वैसे वैसे तुलनात्मक रूप से हमारा उपभोग व्यय भी घटता है। अतः इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि उपभोग व्यय हमारी आय पर निर्भर है, और आय व उपभोग में धनात्मक संबंध है। प्रश्न बन सकता है उपभोग और आय में कैसा संबंध है, तो धनात्मक संबंध है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब उपभोग फलन आपके सिलेबस में है, मैं यहाँ पर मोटा मोटा समझाऊंगा, बाकी आपको डिटेल में आपको पीडीएफ से पढ़ना है। उपभोग व आय के बीच फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोग व आय के बीच फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। इसका एक सूत्र है C=F, है ना। F यानी F यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फंक्शनल है ना, यानी जो आपकी इनकम है और कंज्यूम है ना, उसके जो फलनात्मक संबंध का ये सूत्र है ना, इसको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद में उपभोग प्रवृत्ति, है ना, यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं मैंने। उपभोग प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं द्वारा कितना कितना उपभोग किया जाता है, जैसे उसे उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी आय के विभिन्न स्तरों पर, जैसे 100 रुपये पर आपने कितना उपभोग किया, 200 पे कितना किया, 300 पे कितना किया, उसे उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। आय व उपभोग व्यय में धनात्मक संबंध होता है, ये मैंने बता दिया। आय बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है एवं आय घटने पर उपभोग व्यय भी घटता है। अब एक आता है स्वायत्त या स्वतंत्र उपभोग। ये क्या होता है? यहाँ पर देखिए, उपभोग का वह स्तर जो आय से स्वतंत्र है, अर्थात शून्य आय पर किया गया उपभोग। दूसरे शब्दों में हमारी आय शून्य होने पर भी जो उपभोग करते हैं, अर्थात वह उपभोग जो हमारी आय से स्वतंत्र है, स्वायत्त है और स्वतंत्र उपभोग कहलाता है। यानी हमारी जब आय जीरो होती है, जैसे कोरोना में कुछ भी, बहुत सारे लोग जिनकी इनकम शून्य थी फिर भी वो उपभोग तो कर रहे थे ना, तो वो उपभोग कहलाता है स्वतंत्र या स्वायत्त उपभोग। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। उपभोग फलन के अन्य महत्वपूर्ण, आय और उपभोग व्यय के फलनात्मक संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। इसे
उपभोग क्रिया भी कहा जाता है। यदि आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है और आय घटती है तो उपभोग भी घटता है। संक्षेप में उपभोग आय पर निर्भर करता है, अतः हम कह सकते हैं कि आय और उपभोग का प्रत्यक्ष संबंध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपभोग एक निर्भर चर है जबकि आय एक स्वतंत्र चर है। जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना है कि उपभोग फलन आय व एवं उपभोग की मात्राओं के संबंध को व्यक्त करता है। इसे एक सूत्र के रूप में निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है, C बराबर F वाई, है ना। यहाँ पर C जो है कुल उपभोग है और F जो है फलन यानी फलनात्मक संबंध को दर्शाता है और Y यहाँ पर कुल आय है। समीकरण से स्पष्ट है कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। यदि आय के स्तर में परिवर्तन है तो उपभोग के स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। उपभोग तालिका आय के विभिन्न स्तरों पर उनसे संबंधित उपभोग व्यय की मात्राओं को प्रदर्शित करने वाली एक तालिका है, जबकि इसी उपभोग तालिका का चित्रात्मक रूप उपभोग वक्र कहलाता है, जो कि निम्नानुसार है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है आपके सामने, ये उपभोग तालिका कहलाती है और ये आपके उपभोग वक्र कहलाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपके उपभोग जो है ना, जो उपभोग वक्र का एक चित्र है, ये चित्रात्मक रूप है और यहाँ पर उपभोग की प्रकृति, उसके बाद में उपभोग की जो ढाल वगैरह है वो सब कुछ इसमें समझाया हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ें। निश्चित रूप से यहाँ से एक सवाल पुटअप होगा और आपका एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सवाल होगा। यहाँ पर ये स्वतंत्र उपभोग क्या होता है वो भी मैंने समझाया है और बाकी चीज़ें भी बहुत सारी मैंने समझाई है। दीर्घकालीन उपभोग फलन क्या होता है ना, अल्पकालीन उपभोग फलन क्या है, J.M. कीन्स की उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखो ये टॉपिक है ना, बहुत सरल टॉपिक है और यहाँ से एक सवाल आएगा है ना। आप इसको है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ना, एक तो ये होती है, एक औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है, दोनों ही आप पढ़ के जाइएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने समझा रखा अच्छे से, है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आप इस नोट्स को, इस जो PDF को जो मैंने बनाया है, तैयार किया है मेरे स्तर पर, मेरी लैंग्वेज में, इसको टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ के, निश्चित रूप से यहाँ से आपका एक सवाल सही होगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और हमेशा आपका प्यार बना रहता है मेरे साथ और मेरा भी प्यार आपके साथ बना रहेगा। जो जो मेरे को समय मिलेगा, मैं जो आपके न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं वो मैं धीरे धीरे करके एक एक करते PDF इसकी शेयर करता जाऊंगा और YouTube के माध्यम से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके कुछ समय बाद में ये PDF जो है टेलीग्राम पे भी डल जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, तैयारी करें। पुराना सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, घबराए नहीं, सिलेबस को अच्छे से कवर करें। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होगा होगा होगा, है ना। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, सब कुछ अच्छा होगा। अपना डेली जो दिनचर्या उसको थोड़ा सा आप सुधारें, है ना। नींद पूरी लें, है ना। खाना समय पे लें, है ना। समय पे आप पढ़ें, है ना। जो उचित समय होता है पढ़ने का, से सुबह उठने के बाद में आप फ्रेश वगैरह होके पढ़ें और फिर दिन में खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करें, फिर उठ के फिर पढ़ें, फिर शाम का खाना खाने के बाद में फिर 10-11 बजे तक पढ़े, फिर आराम से पूरी नींद भी ले, खाना भी अच्छा खाए, थोड़ा घूमे फिरे, है ना। और अपनी दिनचर्या को अच्छे से चलाते हुए अच्छा तरीके से पढ़े, डिस्कशन करें और लगातार रिवीजन करें। आपका सिलेक्शन होगा और कोई नहीं रोक सकता है और मैं कहता हूँ होगा होगा। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।